दोस्तों मोस्ट वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल एनजे मोटिव। मैं लेकर आ चुका हूं आपके लिए पर्यावरण अध्ययन से रिलेटेड चौथे यूनिट का वीडियो। तो जुड़ जाइए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। ऐसे ही वीडियो पाते रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल एनजे मोटिव को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। दोस्तों एक बार अपने दोस्तों के लिए शेयर कर दीजिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। लेकिन आपसे मैं एक आग्रह करना चाहूँगा कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। दोस्तों बीच में लीव करके बहुत सारे लोग चले जाते हैं, तो मेरा आग्रह है कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। फिर देखते हैं अधिगम योजना निर्माण एवं गतिविधि संचालन यूनिट का कुछ इम्पोर्टेंट बेसिक। तो देखिए, विद्वान बेस्ट के अनुसार साक्षात्कार की कुछ परिभाषा दी गई। देखिएगा, इस प्रकार है। विद्वान बेस्ट के अनुसार साक्षात्कार की परिभाषा: साक्षात्कार एक अर्थ में प्रश्नावली का मौखिक रूप है, जिसमें प्रत्याशी उत्तर लिखने के बजाय प्रत्यक्ष रूप से उत्तर देता है। यह हो गया साक्षात्कार। आगे है, विद्यालय शिक्षा का औपचारिक साधन क्या है। दोस्तों, विद्यालय शिक्षा का औपचारिक साधन है। अनौपचारिक होता है एक साधन शिक्षा का, एक औपचारिक होता है। तो विद्यालय औपचारिक शिक्षा का साधन है, शिक्षा का औपचारिक साधन है। दोस्तों, बालक की सोच निर्धारित करने वाले कारक कौन कौन से हो सकते हैं। तो सांस्कृतिक पर्यावरण है, घर है, परिवार, समुदाय, व्यवसाय, संगति, मित्रता, ये सभी बालक के सोच निर्धारण करने वाले कारक हैं। अगला प्रश्न है, बच्चों के साथ वार्तालाप के क्या क्या लाभ हो सकते हैं। तो बच्चों के साथ वार्तालाप के लाभ इस प्रकार हैं कि वार्तालाप बच्चों के विचारों को जानने का महत्वपूर्ण हथियार है, साधन है। अगला, बच्चे संवेदनशील मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। नेक्स्ट बिंदु है, बच्चे के नज़रिए को जानने में मदद मिलती है। दोस्तों, वार्तालाप के द्वारा हम बच्चे का नज़रिया क्या है, दृष्टिकोण क्या है, जान पाते हैं। अगला प्रश्न है, अधिगम योजना निर्माण की सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है। तो अधिगम योजना निर्माण की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि शिक्षक को अपनी कक्षा में बच्चों के सीखने की गति को ध्यान में रखकर योजना बनानी चाहिए। अगला है कि अधिगम योजना निर्माण में कौन कौन से तरीके हैं खोज के। तो खोज के विविध तरीके हो सकते हैं, जैसे सर्वे करना है, प्रयोग करना है, भ्रमण करना है और चर्चा आदि की प्रयोग करके हम अधिगम निर्माण में खोज कर सकते हैं। अगला अपना महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अधिगम योजना के बारे में राष्ट्रीय पाठ्यक्रम फॉर्म ने क्या कहा है। दोस्तों, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। कोई भी एक सार्वभौमिक योजना निश्चित नहीं हो सकती। शिक्षण प्रक्रिया छात्र पर केंद्रित होने के कारण प्रत्येक शिक्षक अपने छात्रों को सीखने की गति और स्थानीय परिवेश को ध्यान में रखते हुए अपनी योजना बनाए और क्रियान्वयन के अनुभवों से योजना में सुधार करते चले। तो अगला प्रश्न है, शिक्षण अधिगम योजना के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए क्या करना होता है। तो दोस्तों, शिक्षण अधिगम योजना के उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए हमें वार्षिक योजना, इकाई योजना और पाठ योजना बनाई जानी आवश्यक होती है। अगला बिंदु है, अधिगम योजना निर्माण के दौरान शिक्षक का क्या प्रयास होना चाहिए। तो प्रयास ये होना चाहिए शिक्षक का कि एक के बाद एक सूचनाएं देने के बजाय विद्यार्थी की सृजनात्मक अभिव्यक्ति को अवसर मिले। अगला प्रश्न है, शिक्षण अधिगम योजना बनाने का प्रमुख उद्देश्य बताइए। तो शिक्षण की अधिगम योजना लेसन प्लान बनाने का प्रमुख उद्देश्य क्या है। दोस्तों, निश्चित समय में सीखने और सिखाने का कार्य पूरा किया जा सके। अगला प्रश्न, अवधारणाओं को विविध गतिविधियों के साथ करवाने से क्या लाभ मिलते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा, अवधारणाओं को विविध गतिविधियों के साथ करवाने से विद्यार्थी की भागीदारी, सक्रियता बढ़ती है और विद्यार्थी सीखते भी हैं। अगला प्रश्न, गतिविधि संचालन के दौरान चर्चा वार्तालाप को कैसे प्रभावी बनाया जा सकता है। तो दोस्तों, विद्यार्थी अपने अनुभवों व्यक्तिगत और स्थानीय को कक्षा में बताए और उनका विश्लेषण भी करें। इससे वार्तालाप को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। बालक के लिए समाजीकरण का प्रमुख सक्रिय स्थल कौन सा है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, बालक के लिए समाजीकरण का प्रमुख सक्रिय स्थल विद्यालय है। दोस्तों, अगला प्रश्न, कि विद्यालय किसके मध्य संयोजक कड़ी का काम करता है। तो विद्यालय विद्यार्थी और समाज के मध्य संयोजक की कड़ी का काम करता है। अगला प्रश्न, ऐसा कौन सा साधन है जिस पर शिशु सबसे अधिक और सबसे लंबे समय पर निर्भर रहता है। तो दोस्तों, वो साधन है परिवार, जिस पर शिशु सबसे अधिक और लंबे समय तक निर्भर रहता है। अगला प्रश्न, कि साक्षात्कार से आप क्या समझते हैं। यह हमने पढ़ा भी था पीछे, एक विद्वान की परिभाषा: ऐसी बातचीत या वार्तालाप जो किसी उद्देश्य को लेकर किया जाता है तथा जिसका रूप सार्थक होता है, साक्षात्कार कहलाता है। एक बार रिपीट कर लीजिए, ऐसी बातचीत या वार्तालाप जो किसी उद्देश्य को लेकर किया जाता है तथा जिसका रूप सार्थक होता है, साक्षात्कार कहलाता है। अगला प्रश्न, छोटे बालकों के लिए कैसी पुस्तकें होनी चाहिए। तो इसका उत्तर होगा, ऐसी पुस्तकें होनी चाहिए जिनमें बाल गीत हो, रंग बिरंगे चित्र हो, सचित्र कहानियाँ हो, नैतिक कहानियाँ हो आदि।
अगला प्रश्न, राजस्थान में कक्षा 3 से 5 की पर्यावरण की पाठ्य पुस्तकों को किन किन थीमों में बांटा गया है। राजस्थान में 3 से 5 की पर्यावरण की पुस्तकों को इन थीम्स में बांटा गया है दोस्तों। जो कि थीम होती है ना, उसके आधार पर अध्ययन आसानी से होता है। तो फर्स्ट है कि परिवार, मित्र और आसपास का वातावरण, जिनको हमने यूनिट 2 में विस्तार से अध्ययन किया था दोस्तों। सेकंड है भोजन, थर्ड है आवास, फोर्थ है जल, फिफ्थ है यात्रा, सिक्स्थ है कुछ करना व बनाना। तो ये इस प्रकार प्राथमिक शालाओं की शिक्षा के लिए पर्यावरण में थीम बनाई गई हैं, जिनका अध्ययन क्रमवार किया जाता है। तो हमने पीछे सभी इकाइयों का विस्तृत अध्ययन किया है दोस्तों। वहाँ पर आप जाकर हमारे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर सर्च करके हमारे यूट्यूब चैनल को एनजे मोटिव नाम से देख सकते हो, जिसमें पर्यावरण अध्ययन के लिए अलग से प्लेलिस्ट बनाई गई है, जिसका ये 9वां वीडियो है दोस्तों, जो कि आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होने वाला है। पहला प्रश्न देखिए, आपसे मैं अनुरोध करूँगा कि वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो इसमें होगा, अधिगम योजना निर्माण शिक्षक के लिए किस प्रकार उपयोगी है। लेसन प्लान निर्माण शिक्षक के लिए किस हद तक उपयोगी है, स्पष्ट करना है। ये DLED 2015 में पूछा जा चुका है। इस प्रश्न का उत्तर होगा, अधिगम योजना निर्माण शिक्षक के लिए विभिन्न दृष्टियों से उपयोगी है। इससे विद्यार्थियों की सृजनात्मक अभिव्यक्ति को अवसर मिलता है। विद्यार्थी अपने व्यक्तिगत और स्थानीय अनुभवों को कक्षा में बता पाने और उनका विश्लेषण करने में सक्षम हो पाता है। इसमें विद्यार्थियों की भागीदारी बढ़ती है और विद्यार्थी सीखते भी हैं, जिससे शिक्षक को अपनी तरफ से विशेष प्रयास नहीं करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त शिक्षक का शिक्षण उद्देश्य भी पूर्ण होता है। तो ये शिक्षक को इस प्रकार उपयोगी है अधिगम योजना निर्माण शिक्षक के लिए। तो अगला प्रश्न देखिए, अधिगम योजना के क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं, लेसन प्लान के क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं। तो इसका उत्तर होगा, अधिगम योजना के निम्न उद्देश्य हैं। अधिगम योजना निर्माण के बारे में समझ बनाना, योजना निर्माण के बारे में समझ बनाना। फिर कक्षा के भीतर और कक्षा के बाहर सीखने के अवसर बनाना। फिर थर्ड, अधिगम के विभिन्न तरीकों की जानकारी प्राप्त करना, अधिगम किस प्रकार करवाया जाता है। फोर्थ, कक्षा में गतिविधि संचालन करते हेतु दक्षता प्राप्त करना दोस्तों, दक्षता प्राप्त करना ये अधिगम योजना के उद्देश्य हैं लेसन प्लानिंग के। अगला, गतिविधि संचालन का ब्यौरेवार दस्तावेजीकरण कर पाना। नेक्स्ट है, बच्चों के पूर्व ज्ञान को अधिगम निर्माण में उपयोग कर पाना। अगला है, गतिविधि के दौरान व गतिविधि के बाद विद्यार्थियों से की जाने वाली चर्चा के महत्व को समझना। तो दोस्तों ये अधिगम लर्निंग लेसन प्लानिंग के कुछ उद्देश्य हैं। 8वां है, समुदाय के विविध साझा संसाधनों का अधिगम निर्माण में उपयोग करने की दक्षता हासिल करना। जो समाज के समुदाय के संसाधन हैं उनका प्रयोग करते हुए अधिगम करवाना। अगला प्रश्न देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में गतिविधियों के आयोजन हेतु किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों अगर पहली बार आए हो तो यूट्यूब चैनल एनजे मोटिव को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आने वाले हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। इस प्रश्न का उत्तर होगा कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में गतिविधियों के आयोजन हेतु किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो इस प्रकार होगा कि पर्यावरण की पाठ्यचर्या का ध्यान रखना है, पर्यावरण शिक्षण के लक्ष्य व उद्देश्य क्या है उनका ध्यान रखना है, बच्चे कैसे सीखते हैं इन बातों का ध्यान रखना है, बच्चों की अवधारणाएँ क्या है, उपलब्ध संसाधन रिसोर्सेज क्या है, फिर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित संभावित गतिविधियाँ, फिर अधिगम मूल्यांकन के तरीके हैं, सत्र में कुल संभावित कार्य दिवस कितने हैं, कालांश कितने हैं, किस विषय को कितना समय देना है, इसका ध्यान रखना चाहिए हमें। अगला अति महत्वपूर्ण प्रश्न है कि गतिविधि संचालन के दौरान चर्चा व बातचीत का क्या महत्व है। तो मित्रों इसका उत्तर होगा, गतिविधि संचालन के दौरान चर्चा एवं बातचीत का महत्व। तो बच्चों के साथ वार्तालाप करना उनके विचारों को जानने का वह महत्वपूर्ण हथियार है, जिससे वस्तुओं को देखने के उनके नज़रिए को जानने में मदद मिलती है। बातचीत द्वारा बच्चे महत्वपूर्ण तरीके से सोच सकते हैं तथा संवेदनशील मुद्दों जैसे जेंडर संवेदनशीलता, जाति, अंधविश्वास पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। दोस्तों वॉइस सही आ रही होगी उम्मीद करता हूँ, थोड़ा सा मैं प्रॉब्लम में हूँ। इस प्रकार के मुद्दों के बारे में प्रत्यक्ष रूप में बात करना ज़्यादातर मुश्किल होता है, क्योंकि वह हमारी सामाजिक स्थिति का एक हिस्सा है, परंतु ऐसे संवाद द्वारा हमें इस प्रकार का अवसर मिलता है कि हम हमारे स्वयं के विचारों पर प्रश्न उठा सकें। इस प्रकार के वार्तालाप एवं संवाद के लिए अखबारों की रिपोर्ट, पोस्टर, चित्र, छायाचित्र आदि को शुरुआती स्तर पर उपयोग में लाया जा सकता है। तो दोस्तों ये था गतिविधि संचालन के दौरान बातचीत और वार्तालाप का महत्व, संवाद का महत्व।
अगला प्रश्न देखिए, अधिगम योजना निर्माण के बारे में सामान्य शिक्षा शास्त्रीय मान्यता का उल्लेख करना है। लेसन प्लानिंग के दौरान जो हम लेसन प्लानिंग करते हैं लर्निंग के दौरान, उसका सामान्य शिक्षा शास्त्र में मान्यता क्या है उसका उल्लेख करते हैं। देखिए, बच्चों की पूर्व अवधारणाओं को ज्ञात करना, अर्थात बच्चों की पहले की अवधारणाओं को जानना। दूसरा है अवधारणाओं के आधार पर बच्चों द्वारा या शिक्षक द्वारा काल्पनिक मानचित्र बनाना। फिर उपयुक्त दोनों बिंदुओं के आधार पर उचित गतिविधियों का एक्टिविटीज़ का चयन करना। फिर गतिविधि को कक्षा में करवाए जाने से पहले स्वयं करके देखना कि वो गतिविधि उचित ठहरती है कि नहीं ठहरती है। अगला, कक्षा में गतिविधियों को बच्चों की सहायता से करना तथा बच्चों को स्वयं करने देना। गतिविधि प्रक्रिया कौशल पर आधारित हो ताकि उनका विश्वास हो सके कि सिर्फ देखी गई चीज़ों पर ही ज्ञान का निर्माण न हो। अगला बिंदु, शिक्षा अधिगम प्रक्रिया में बच्चों से संवाद इस तरह स्थापित किया जाए ताकि उनकी पूर्व अवधारणाओं से नए ज्ञान को जोड़ा जा सके। अगला बिंदु, ज्ञान को व्यवहारिक जीवन से जोड़ा जाए। यह है शास्त्रीय शिक्षा के अंतर्गत सामान्य शिक्षा शास्त्रीय मान्यता के अंतर्गत अधिगम योजना निर्माण के बारे में मान्यता। तो इसमें 8वां है, पाठ योजना को कक्षा में विकसित करते समय वे पाठ समाप्ति पर प्रश्न पूछे जाए जो बच्चों को जांच पड़ताल की ओर अग्रसर करे और बच्चों को पाठ आधारित दत्त कार्य दिए जाए। बच्चों को उपयुक्त होमवर्क देना चाहिए और पाठ समाप्ति पर अच्छे खासे प्रश्न पूछकर उनका मूल्यांकन परीक्षण भी करना चाहिए। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है कि विभिन्न सामाजिक समुदायों और संस्थानों का अधिगम निर्माण हेतु क्या उपयोग है, समझाइए। या इसके अथवा में पूछा जा सकता है कि अधिगम निर्माण में विविध सामाजिक समुदायों और संस्थानों का आप किस प्रकार उपयोग करेंगे, स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों कि विविध सामाजिक समुदायों और संस्थानों का अधिगम निर्माण में उपयोग। तो समाज में लोगों के विविध समुदायों की परस्पर निर्भरता तो होती ही है और बच्चे उससे काफ़ी सटीक ढंग से समझ भी रहे होते हैं। हालांकि बच्चे अधिकांश बातें जानते हैं लेकिन हमारी कठिन शब्दावली में उलझ कर रह जाते हैं। तो विविध सामाजिक समुदायों का अधिगम निर्माण में उपयोग शिक्षक कई प्रकार से कर सकता है। शिक्षक अपनी कक्षा में स्थानीय कारीगर, कुम्हार, मोची, सब्जी विक्रेता, दुकानदार, नाई, कलाकार, बैंक कर्मचारी, पोस्टमैन, खिलाड़ी, जनप्रतिनिधि आदि को बुलाकर बच्चों से बातचीत करवा सकते हैं। इससे कक्षा को एक ऐसे व्यक्ति से हकीकत में मिलने का मौका मिलता है, उसके काम के बारे में जानता है और अभिरुचि का भी विकास होता है। इस तरह विविध समुदायों का अधिगम निर्माण में उपयोग हो पाता है। इसके अतिरिक्त अधिगम सामग्री के निर्माण में समुदाय के विभिन्न संसाधनों का उपयोग भी किया जा सकता है। इसके तहत हम गांव में होने वाले विभिन्न सामुदायिक कार्यों का अवलोकन छात्रों को करवा सकते हैं। उदाहरण के लिए हम गांव में होने वाले तालाब की सफाई और गहरीकरण के काम पर छात्रों को लेकर जा सकते हैं। वहां गांव वाले मिलकर तालाब की सफाई और खुदाई का काम कर रहे हैं। चूँकि ये तालाब सभी गांव वालों का है, इसलिए सभी मिलकर उसकी सफाई और खुदाई का काम कर रहे हैं। जहां हम बच्चों को बता सकते हैं कि बरसों से तालाब की तली में गाद इकट्ठी होने से तालाब थोड़ा उतला हो गया है। तालाब से गाद निकालकर उसको गहरा किया जाएगा ताकि तालाब में पानी रुक सके ज़्यादा, क्योंकि तालाब का उपयोग सिंचाई और दैनिक ज़रूरतों के लिए किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त तालाब में मछली पालन भी किया जा सकता है जिससे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। अतः उपयुक्त विवेचन के आधार पर हम कह सकते हैं कि विविध सामाजिक समुदायों और संस्थानों का अधिगम निर्माण में उपयोग किया जा सकता है। दोस्तों, तो वीडियो कैसा लग रहा है ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में। अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और इसी प्रकार के BSTC से जुड़े वीडियो मिलते रहे। तो अगला प्रश्न देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चों के द्वारा प्रयोग में लाने योग्य खोज के विविध तरीकों का क्या महत्व है। तो खोज के विविध तरीके कौन कौन से हो सकते हैं। बालकों में जिज्ञासु और खोजी प्रवृत्ति होती है, ये तो स्वाभाविक है। वे अपने आसपास दिखने वाली चीज़ों के बारे में सोचते हैं और जानना चाहते हैं कि वे क्या हैं, हमारे परिवेश में कैसे आई, कैसे बनी और कैसे काम करती है। ऐसे अनेक प्रश्न उनके मन में घुमड़ते रहते हैं। विभिन्न तरीक़ों से चर्चाओं द्वारा निकले विचारों और अनुभवों को उनकी शिक्षा में काम में लाया जाना चाहिए। बच्चों के सीखने की जानकारी का स्रोत उनकी क्रियाएं और उनके काम के परिणाम या उत्पाद होते हैं, अर्थात वे क्या करते हैं और क्यों करते हैं। वे जो लिखते हैं, चित्र बनाते हैं, निर्माण करते हैं, इन सभी से उनको सीखने की जानकारी मिलती है।
अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे संबंधित आपके डायरिया भी बनती हैं, जिसमें आपके एक डायरी होती है सर्वे से संबंधित, केस स्टडी सर्वे से संबंधित एक डायरी होती है। तो इस प्रश्न को देखिए, सर्वेक्षण सर्वे कार्य के बारे में आप क्या जानते हैं, इस कार्य को कैसे किया जाता है, उदाहरण सहित समझाना है। तो देखिए सर्वे कैसे करते हैं, सर्वे की महत्व क्या है, तो सर्वे में कार्य की महत्ता समझिए। सर्वे कार्य क्या है, सर्वे अवधारणाएं बनाने और समझ विकसित करने में सर्वे की अहम भूमिका होती है। बालकों के कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब हमारी पाठ्य पुस्तकों में नहीं मिलते हैं, जैसे तुम्हारे गांव में कुल कितने परिवार हैं या कितने लोग रहते हैं तथा उनके व्यवसाय क्या हैं, गांव में कितने लोग या परिवार रहते हैं, यह जानना ज़रूरी है, क्योंकि जहां लोग रहते हैं उनकी कुछ ज़रूरतें होती हैं, जैसे पानी, ईंधन, खाने पीने की चीज़ें, कपड़े, मकान, बनाने की सामग्री, स्कूल, अस्पताल आदि। अधिक लोग होंगे तो ज़रूरतें बढ़ेगी और कई चीज़ों की कमी भी होगी। इन ज़रूरतों को जानना काफ़ी नहीं होगा, बल्कि पूरा करने के तरीके भी पता करने होते हैं। ऐसे सवालों के जवाब बनाने के लिए सर्वे एक उत्तम विधि है, जिसके माध्यम से हम संबंधित क्षेत्र में जाकर आंकड़े एकत्रित करते हैं और उनका विश्लेषण करके रिपोर्ट तैयार करते हैं। अगला महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों, सर्वे कैसे करें। तो मैं बता दूं कि बालकों को सबसे पहले 2-2 समूह में बांट दें। ये ध्यान रखना कि दोनों एक ही मोहल्ले या आसपास के हो तो ये अच्छा होगा। हर समूह एक मोहल्ले या गली में जाकर 8-10 घर से जानकारी इकट्ठा करेंगे और एक मोहल्ले में कम से कम एक समूह जरूर जाए। सर्वे के माध्यम से निम्न प्रकार की जानकारी इकट्ठी करनी है। दोस्तों ये एक एग्जाम्पल है, इसको ज़्यादा गौर से न देखें, ऐसा आप दूसरा भी बना सकते हो कोई। सर्वे के माध्यम से निम्नलिखित प्रकार की जानकारी इकट्ठी करेंगे, तो इसमें परिवार के मुखिया का नाम, परिवार का व्यवसाय, परिवार में कुल कितने लोग रहते हैं, मकान कच्चा है या पक्का है, परिवार के लोग कौन सा ईंधन जलाते हैं, लकड़ी है, छेना है, गैस है, कोयला है या मिट्टी का तेल है, कौन सा प्रयोग करते हैं। अब तालिका को देखकर बताना है, इन प्रश्नों का जवाब देना। ऐसे प्रश्न समाविष्ट करने हैं अपने सर्वे के अंदर। तो कि तुम्हारे मोहल्ले में कुल कितने परिवार रहते हैं, तुम्हारे मोहल्ले में कुल कितने मकान हैं, कितने मकान कच्चे हैं, कितने पक्के हैं, तुम्हारे मोहल्ले में कितने परिवार हैं जो लकड़ी और छेना जलाते हैं, कितने ऐसे परिवार हैं जो मिट्टी के तेल का ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं। तालिका देखकर बताओ कि तुम्हारे मोहल्ले या गली में सबसे ज़्यादा लोगों का व्यवसाय क्या है। तो इस प्रकार के प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए सर्वे किया जाता है। अगला उदाहरण है, फसलों का सर्वे किस प्रकार करना है। पता लगाए कि तुम्हारे यहाँ कौन कौन सी फसलें उगाई जाती है, ये कब बोई जाती हैं और कब काटी जाती है। फसल का नाम, बोने का समय, काटने का समय। सर्वे के आधार पर निम्न प्रश्नों के उत्तर देने हैं। उत्तर देने हैं कि कौन सी फसलें बरसात में बोई जाती हैं, इन फसलों से प्राप्त बीजों, पत्तियों आदि का क्या उपयोग किया जाता है, कौन सी फसलें बरसात के बाद बोई जाती है। पर्यावरण शिक्षण अधिगम योजना बनाते समय निम्न बातों का ध्यान रखना है। तो पर्यावरण की पाठ्यचर्या है, पर्यावरण शिक्षण के लक्ष्य एवं उद्देश्य हैं, बच्चे कैसे सीखते हैं, बच्चों की अवधारणाएं हैं, उपलब्ध संसाधन, ICT का समावेश, टेक्नोलॉजी का, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित संभावित गतिविधियां हैं, अधिगम मूल्यांकन के तरीके हैं, इनको शामिल करना है। अगला प्रश्न, एक शिक्षक के लिए शिक्षण की वार्षिक योजना किस प्रकार से उपयोगी है। तो प्रत्येक शिक्षक के लिए अपने विषय के शिक्षण की वार्षिक योजना बना लेना एक उपयोगी कदम होता है। इससे शिक्षक को पूरे शिक्षण सत्र के दौरान क्या क्या कार्य करवाने हैं इसका ध्यान रहता है। वार्षिक योजना को सत्र प्रारंभ होने के समय तैयार करना चाहिए। पर्यावरण विषय में पर्यावरण के पाठ्यक्रम की विभिन्न इकाइयों को कब कब और कैसे करवाना है जैसी बातों पर विचार कर लेना चाहिए। त्योहारों, पर्वों, स्थानीय मेलों, फसलों आदि को ध्यान में रखकर कुछ पाठ किसी विशेष महीने में ही करवाए जा सकते हैं। वार्षिक शिक्षण अधिगम योजना में शिक्षक हर हफ्ते पढ़ाए गए पाठ और बच्चों ने जो सीखा है उसे डायरी के रूप में लिखता जाए और एक स्व आकलन करता जाए कि अधिगम कार्य कैसा चल रहा है। अगला प्रश्न है कि अलग अलग उम्र के बच्चों के विचार एवं तर्क को उदाहरण सहित समझाइए। अलग अलग उम्र के बच्चों के सोचने का, विचारने का तरीका अलग होता है। बचपन से किशोर अवस्था तक आते आते बच्चों के विचारों, अवधारणाओं और समझ में काफ़ी बदलाव आ जाता है। बचपन में अपने आसपास की चीज़ों, घटनाओं को लेकर बच्चे विविध सवाल करते हैं। वयस्क जन अपनी समझ के हिसाब से और सरलीकरण के लिहाज से जवाब देते हैं। इन जवाबों से बच्चों की अवधारणाएं बनना शुरू होती हैं और इन जवाबों को कई बार वे एक संदर्भ के रूप में उपयोग करते हुए तर्क भी पेश करते हैं। बच्चों के सवालों के दायरे से पेड़ पौधे कहाँ से आए, कुत्ता क्यों मर गया, सूरज गर्म क्यों है, कुछ लोग गरीब क्यों हैं, बारिश कैसे होती है, बादल क्यों गरजता है,
जैसे कई सवाल हो सकते हैं, इन सवालों के जो शुरुआती जवाब मिलते हैं कई बार वे इससे सहमत से दिखते हैं, लेकिन कई बार वे सहमत नहीं होते और पूरक सवाल पूछकर भी अपनी जिज्ञासा या समझ को पुख्ता करते हैं। धीरे धीरे बच्चा अब समझने लगता है कि बारिश के दिनों में तेज हवाओं, पानी की बूंदों और वातावरण में आवेशित कणों की मौजूदगी के कारण बादलों में आवेश का संतुलन बिगड़ जाता है और अक्सर ऋणात्मक आवेश बादलों की निचली सतह धरती की ओर वाली पर इकट्ठा होने लगते हैं। बादलों का ऋणात्मक आवेश धरती की सतह पर धन आवेश प्रेरित करता है। इन दोनों सतहों के बीच तेज विद्युतीय आकर्षण पैदा होता है और बादलों से ऋण आवेश धरती की ओर तेज आवाज़ और चमक के साथ गतिमान होता है। 10-12 साल का बच्चा अपने आसपास की विविध घटनाओं से आवेश की इस गति को संबंध जोड़ पाता है। मसलन नॉयलॉन की कमीज शरीर से उतारते समय चट-चट की आवाज़ आती है। यदि इस समय कमरे में अंधेरा हो तो चट-चट के साथ महीन चिंगारियों को भी देखा जा सकता है। इसी तरह टीवी के पर्दे के पास उंगली लाने पर हल्की सी चट-चट सुनाई देती है। यहाँ भी बिल्कुल वही प्रक्रिया हो रही है जो बादलों के बीच हो रही है, लेकिन काफ़ी छोटे पैमाने पर हो रही है। अगला प्रश्न, पुस्तकों का विश्लेषण किस किस आधार पर किया जा सकता है? तो इसमें पुस्तकों का विश्लेषण अलग अलग आधारों पर करते हैं। जैसे विद्यालय में विभिन्न प्रकार की पुस्तकों, पत्र पत्रिकाओं, पाठ्य पुस्तकों आदि का सदुपयोग करने एवं बालकों को लाभान्वित करने हेतु पुस्तकालय की स्थापना की जाती है। विभिन्न प्रकार की पुस्तकों से बालकों का बौद्धिक विकास होता है। संदर्भ पुस्तकों, नवीन शोधों पर आयु के ध्यान में रखते हुए विभिन्न प्रकार की पुस्तकों का विश्लेषण अलग अलग आधारों पर किया जा सकता है। छोटे बालकों के लिए पुस्तकें कैसी होनी चाहिए दोस्तों? प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए बाल गीत, रंग बिरंगे चित्रों वाली पुस्तकें, सचित्र कहानी, नैतिक कहानियाँ आदि पुस्तकें सम्मिलित की जा सकती हैं। दोस्तों एक बार वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें। यूट्यूब पर अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल यूट्यूब को सब्सक्राइब कर दीजिए एनजे मोटिव को, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ये हो गई हमारे छोटे बालकों के लिए पुस्तकें। प्राथमिक स्तर के छात्रों के लिए बाल गीत, रंग बिरंगे चित्रों वाली पुस्तकें, सचित्र कहानी, नैतिक कहानियाँ आदि पुस्तकें सम्मिलित की जा सकती हैं। उच्च प्राथमिक स्तर के लिए पुस्तकें जैसे महापुरुषों की जीवनी है, स्वतंत्रता संग्राम की कहानियाँ हैं, बुद्ध के जीवन से संबंधित जातक कथाएँ हैं, सद्य साहित्य हैं, एकांकी हैं, खेलों से संबंधित पुस्तकें हैं, इस आधार पर चुनी जा सकती है। अब माध्यमिक कक्षाओं के योग्य पुस्तकें, उच्च प्राथमिक स्तर के पश्चात बालकों के ज्ञान को स्तर उच्च हो जाता है, वे तर्क क्षमता विकसित हो जाती हैं। विज्ञान पुस्तकें, ऐतिहासिक नाटक, उपन्यास, प्रसिद्ध वैज्ञानिकों की खोज, विश्व परिचय, भारतीय संस्कृति एवं सभ्यता, समसामयिक निबंध एवं प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित पुस्तकें शामिल की जा सकती हैं। अगला प्रश्न, पुस्तक समीक्षा के लिए किताबों का चयन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? तो जैसे हम पुस्तक की समीक्षा करते हैं तो इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। पुस्तक समीक्षा के लिए किताबों का चयन करते समय कई बातों का ध्यान रखा जाता है, जैसे किताब रोचक हो और पर्यावरण से सरोकार रखती हो, किताब में उठाए गए मुद्दे स्थानीय या राष्ट्रीय स्तर पर प्रासंगिक हो, किताब में उठाए गए मुद्दों या समस्याओं के हल के लिए सुझाए गए हो। इस प्रकार ये वीडियो दोस्तों कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें एनजे मोटिव को। वीडियो देखने के लिए आपका हार्दिक आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।